जैसे कि हमने 2 क्लासेस अभी अटेंड की हैं। पहली क्लास में और दूसरी क्लास में हमने ये देखा कि भारत में यूरोपियंस का आगमन किस क्रम में हुआ था, कैसे-कैसे हुआ था, क्या-क्या घटना मुख्य घटनाएँ क्या-क्या घटी थी। इनके ऊपर ये एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें हम समझेंगे कि जो हमने पढ़ा है क्या हम उससे कुछ क्वेश्चंस भी हल कर पा रहे हैं कि नहीं हल कर पा रहे हैं। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेंड कैसे करते हैं। एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो हमारे सामने कोई एग्ज़ाम्स में आते हैं, इन्हें हल करना भी एक कला है। कला कैसे कि पूरे एग्ज़ाम के दौरान आप पूरा पेपर अटेंड करें। जैसे अगर 2 घंटे का पेपर है 120 मिनट का, तो आप कोशिश करें कि उस 120 मिनट में जितना भी बड़ा पेपर हो आपका, उसके सारे क्वेश्चंस आप पढ़ पाएँ। अगर आप पूरे क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं खाली, तो लगभग आपकी आधी समस्या वहीं हल हो जाती है। क्योंकि कई बार अगर आप पूरा पेपर अटेंड नहीं करते हैं तो आपसे वो क्वेश्चन छूट जाते हैं जो आप पढ़ते ही जिनके आंसर कर सकते थे। अभी हम देखेंगे बहुत सारे मेथड कि कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने आज सेट किए हैं वो लॉजिकल क्वेश्चन हैं। इनका जो अरेंजमेंट है बड़ा लॉजिकल है कि कैसे आपको क्वेश्चन क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन्हें कैसे अटेंड करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था इंडिया में। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं कि जो डायरेक्टली ऐसे होते हैं जो आपको पता है तो उन्हें कर दीजिए, नहीं पता है तो आप उन्हें मत अटेंड करिए। उसी तरीके का क्वेश्चन है ये कि अगर आपको पता है कि सबसे पहले भारत में वास्को डी गामा आए 1498 में, किसकी मदद से? अब्दुल मजीद की मदद से। लेकिन इनके आने के बाद ये आए तो, लेकिन ये वायसराय की तरह नहीं आए थे, एक ट्रेजर की तरह आए थे। फिर अलमीरा आते हैं एक गवर्नर की तरह, फिर उनके बाद आते हैं अल्बाकर के। तो ऐसा एक क्रम आप समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, सबसे पहले अलमीरा आए इंडिया में कब? 1505 में। इनके बाद अल्बाकर की, ये कब? 1509 में। तो ये क्रम आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको याद है तो सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा का कालीकट में किसने स्वागत किया था। मान लीजिए जैसे जीएस एक अपने आप में इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है कि आप पूरा पेपर, ये सोचिए कि कल पेपर है मेरा, परसों पेपर या एक हफ्ते में पेपर है, मैं पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर जाऊं, तो ये चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जब आप कभी भी कोई पेपर अटेंड करिए तो सारे क्वेश्चंस जब पढ़ेंगे आप, तो अभी देखेंगे इस क्वेश्चन में कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल देखिए कि पहला इसमें ऑप्शन हमारा गैस्पर, दूसरा ऑप्शन है अल्बाकर की, थर्ड ऑप्शन है जमोरिन और चौथा ऑप्शन है डॉन एंगल। अब गैस्पर और ये डॉन, इन दोनों का नाम हमने इतिहास, जब अगर आपने एक बार सरसरी निगाह से पढ़ा तो कहीं इतिहास में इनका नाम नहीं आता है। ना ही ये विजिटर्स हैं, ना ही ये कोई राजा हैं, ना ही ये कोई आक्रांता है। तो ये ऐसा नाम ऊपर से पढ़ने पे नहीं आता है। अच्छा, बच गए कौन से? अल्बाकर की, जमोरिन। बात हो रही है कालीकट में स्वागत की, तो कालीकट में स्वागत कोई विदेशी तो करेगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन जो लाइकली बनता है, सबसे मोस्ट लाइकली, वो है जमोरिन। तो जमोरिन को आप टिक कर देते हैं और आपका उत्तर सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो जो ये अभी आपने पिछले क्वेश्चन में जो ये ट्रिक देखा ना, ये है, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कि आप क्या करते हैं कि ऑप्शन में ही एलिमिनेट कर देते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा कौन? चौथा। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे ही कि इनमें से कौन से यूरोपियंस थे जो लास्ट में आए थे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में। आज़ादी के पहले वाले इंडिया में ट्रेडर्स के रूप में लास्ट कौन आए थे? तो हमने याद किया था उस दिन ट्रिक से, PDEDF, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज,
डेन्स, फ्रेंच। तो फ्रेंच सबसे लास्ट में, सबसे पहले कौन सा? पुर्तगाली। इसी को याद करने से देखिए आपके कितने क्वेश्चन, 3 तरीके के क्वेश्चन हल हो सकते हैं। लास्ट फ्रेंच, अगर ये फर्स्ट पूछता तो आप उत्तर देते पुर्तगाली। अगर ये वो पूछता कि पहले आए, फर्स्ट का केम एंड लास्ट टू गो, पहले आए और अंतिम में जाने वाले, वो भी कौन है? पुर्तगाली। ऐसा ही चौथा क्वेश्चन है क्या कि अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एनालिटिकल होते हैं, मतलब अगर आपने इतिहास को समझा है और आपने रटा नहीं, समझा है, तो कई बार रटने से क्या होता है, हमें डेट तारीख याद रहती है, लेकिन अगर आपने समझा है तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है एनालिटिकल, उन्हें आप अपनी समझ से कर पाएंगे। ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्या? जैसे कि भारत में सारे आए, पुर्तगाली आए, डच आए, डेन्स आए, फ्रेंच आए, सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली हैं और ये भारत में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। कारण क्या रहा कि इनका ये आए तो ये जैसे भारत का पेनिनसुलर इंडिया है, इन्होंने इधर अरबियन सी में भी उत्पात मचाया, बे ऑफ बंगाल में भी उत्पात मचाया। तो इनका जो इनका जो इनकी ये अपने पाँव कभी भारत में नहीं जमा पाए, उसका मुख्य कारण यही रहा, इनका उत्पात। तो हुगली में चाहे हो, मतलब बे ऑफ बंगाल में हो, चाहे आपका अरबियन सागर में हो, दोनों जगह पुर्तगालियों ने ही उत्पात मचाया। इवन इन्होंने तो मुग़लों के मुग़ल उस समय जो इम्पीरियल पावर थे, उनके भी जहाज़ों पे अटैक करना, उनके भी लोगों पे अटैक करना, उनके भी लोगों को बंदी बनाना, इनकी कोई लिमिट नहीं थी। तो इसीलिए ये भारत में अपना ज़्यादा विस्तार भी नहीं कर पाए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इनमें से कौन से ऐसे यूरोपियन हैं जो लोकल राजाओं के युद्ध में जिन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया? तो जैसे हम देखते हैं अभी कि 3 कार्नेटिक वॉर हुए हैं, 3 कार्नेटिक वॉर हुए हैं। तो जो PDEDF, जब भी कभी यूरोपियंस का नाम आए आप इसे बना लीजिए। पुर्तगाली ये आए तो, लेकिन इन्होंने अपना ही उत्पात मचाया, किसी का साथ नहीं दिया, तो लोकल राजाओं के किसी के युद्ध में पड़े नहीं। अगर आपको नहीं याद है तो, अगर आपको याद है डायरेक्ट कि तीनों कार्नेटिक वॉर में सबसे पहले फ्रेंच ने किसे सपोर्ट किया, फ्रेंचों द्वारा ही इंस्टिगेट किए गए थे, तो डुप्लेसी। इसका उत्तर डायरेक्ट है कि अगर डुप्लेसी को अगर आप जानते हैं कि हाँ डुप्लेसी ने ही वहाँ सेकेंड कार्नेटिक वॉर की शुरुआत करने में मदद की, वहाँ इन्होंने इधर हैदराबाद में और उधर कार्नेटिक रीजन में, दोनों रीजन में लोकल राजाओं को मदद की और दूसरे पक्ष को लड़वाया। पहले ये बैटल ऑफ अंबर जीते भी, जिसके बैटल ऑफ अंबर, उस अंबर में को जीतने के बाद कृष्णा के दक्षिण की सारी जो टेरिटरी थी उसका इन्हें गवर्नर बना दिया गया डुप्लेसी को। बहुत सारा इन्हें फ़ायदा हुआ, लेकिन उसी के 2 साल बाद क्लाइव, जब आप कोई किसी क्वेश्चन को देखते हैं ऑब्जेक्टिव में, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उसके सारे ऑप्शंस को देखिए, उनके बारे में भी थोड़ी जानने या याद करने की कोशिश करिए। तो इससे क्या हुआ कि अगर आपने इसके ऑप्शंस को पढ़ा, रॉबर्ट क्लाइव, उनका नाम पढ़ते अगर आपको याद आ गया कि हाँ ये बैटल ऑफ आर्कट में भी थे, इन्होंने ही अंग्रेज़ों का पाला भारी करवाया इसमें, इन्हीं के कारण जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर है, ये इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला रॉबर्ट क्लाइव के कारण ही, क्योंकि दोनों पक्षों में एक लड़ाई ये जीते, एक लड़ाई ये जीते, तो दोनों में एक समझौता हुआ। तो यहाँ से आपको पता चलता है, अदरवाइज़ ना पुर्तगालियों ने, ना डचों ने, ना अंग्रेज़ों ने, ना डेन्स ने। डेन्स का तो मान लीजिए उनका मिशनरी पर्पज़ था, अंग्रेज़ ट्रेड्स के लिए आए थे। डच ये बेचारे अपने पाँव यहाँ जमा पाते, उससे पहले ही अंग्रेज़ों ने इनसे समझौता करके इन्हें इंडोनेशिया भेज दिया। ठीक है, तो ऐसे ही
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप थोड़ी सा जब भी सॉल्व करते टाइम ये ध्यान रखिए कि अलग जो बाकी ऑप्शंस उन्हें भी पढ़िए। उससे क्या हो, जैसे अब अल्बा करकी का नाम आ जाता है तो आप तुरंत याद करिए कि अल्बा करकी का फेमस क्या है, 1510 में इन्होंने गोवा को जीता था। एल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी आ ही गया। देखिए अगला क्वेश्चन कि ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक किसे कहा है, किससे रिलेटेड है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी 4 ऑप्शन है मान लीजिए, और अगर आपको याद है तो अलमीडा कर दीजिए, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत सही क्या होता है कि आप इन्हें छोड़ दें, लेकिन जनरली ये कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए अगर आपको ब्लू वाटर पॉलिसी पता है तो अलमीडा को, क्योंकि इनमें गेस भी नहीं कर सकते आप, ना एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से प्लेस पे पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री लगाई। तो हमने देखा कि आते हैं कालीकट में आते हैं, तो अगर आपको ध्यान से देखते हैं तो कालीकट में आते हैं। कालीकट अब जहाँ से आप अपना व्यापार शुरू करते हैं, पहली फैक्ट्री मतलब फोर्ट मतलब बनाना, मतलब जैसे मैंने बताया था कि उसमें जो किले थे वो व्यापार के लिए बनाए जाते थे कि सारा सामान जो भारत में अलग अलग जगह से यहाँ ले आके इकट्ठा किया जाता था, और इनके बाद जब इनकी फेरी जब इनके नाव आते थे तो उसमें सामान लाद के भेज देते थे। इन्हें ही फोर्ट कहते थे उसमें। तो जो कालीकट है यही इनका पहला फोर्ट है। तो जैसे मैंने बताया था आपसे कि आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि किसका किसका कहाँ कहाँ, पुर्तगालियों का कैलीकट में, डचेस का मसूलीपट्टनम में, अंग्रेज़ों का सूरत में, डेन्स ये ट्रैंक्विर के निकट, तंजौर के निकट में के करीब उन्होंने भी अपना किला बनाया था पहला, और फ्रेंच इन्होंने भी सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनवाई। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है, ये याद करने वाली चीज़ है। तो इसे याद करके रखें। जनरली आपका क्वेश्चन वो कई बार मिलाने के लिए आ जाता है, कई बार ये से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये किसकी पहली फैक्ट्री कहाँ थी। अब ऐसे ही देखते हैं कि कार्नेटिक वॉर्स, तीनों कार्नेटिक वॉर्स आपने पढ़ी आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में। तीनों कार्नेटिक वॉर जब पढ़ते हैं आप तो देखते हैं कि किसके किसके बीच हुआ था। तो तीनों कार्नेटिक वॉर अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच में हुई थी। अगर आपको पता है कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष रहा 3 कार्नेटिक वॉर, पहला, दूसरी और तीसरी। पहली होती है 1740 से लेकर 48 तक, दूसरी इसके अगले ही साल शुरू हो जाती 1749 में। एकदम जस्ट ये ख़त्म ही हुआ रहता है कि जैसे मतलब एक्चुअली पहला जब आपने पढ़ा था तो आपको बताया था मैंने कि पहला जो कार्नेटिक वॉर है वो क्यों शुरू हुआ था। तो वो जो उसका मुख्य रीज़न था, वहाँ जो वॉर हो रही थी यूरोप में ऑस्ट्रिया को लेके, इनका जो संघर्ष यूरोप में था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का, वो संघर्ष का उसका जो हम परिणाम हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। लेकिन सेकेंड जो वॉर है वो वॉर लोकल रीजन से हुई, जिसमें डुप्लेसी को देखते हैं आप, अनवरुद्दीन को देखते हैं, और चंदा साहिब ये लोग हैं, और रॉबर्ट क्लाइव को आप पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं। फिर उसके 4 साल के बाद 58 से 63 तक, एक्चुअली ये समय है 5 साल का, और यूरोप में शुरू होती है 7 ईयर्स वॉर, 7 ईयर वॉर्स जो 56 से लेके 63 तक चलती है। ये 7 ईयर वॉर्स जब वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। आप अमेरिका की आज़ादी और इन सब में जब पढ़ते तब आप इन्हें पढ़ते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ से क्या समझते हैं कि इन तीनों वॉर्स का टाइम लाइन जान जाएंगे। ये तीनों वॉर या कोई भी युद्ध किसी समझौते के साथ ही ख़त्म होता है। तो इन तीनों वॉर के बाद आप जब भी कभी युद्ध पढ़िए तो युद्ध में किसके किसके बीच लड़ा गया है वो पढ़िए, उसका टाइम पढ़िए, किसके किसके बीच लड़ा गया है और ये समझिए कि वो ट्रीटी किस संधि से फिर उस युद्ध का अंत होता है। ये 3 चीज़ें जाननी ज़रूरी है। कई बार ये प्लेस पूछता है, लेकिन प्लेस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। आपको जानने की ज़रूरत है कि टाइम कब वो हुआ
किसके किसके बीच हुआ और कौन सी संधि हुई जिसके बाद वो समझौता हुआ। ठीक है, तो कार्नेटिक वॉर अंग्रेजों और फ्रेंचों के बीच हुआ था। ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया अभी कि इसमें पूछ ही दिया कि तीनों लिस्ट है, ठीक है, इसमें आपको मिलाना है। अच्छा, ऐसे सभी क्वेश्चन में आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब पहला कार्नेटिक यहाँ पढ़ा है, सेकंड पढ़ा है, थर्ड पढ़ा, मैंने आपको यही तीनों पढ़ा है। उसके बाद मैंने मैसूर वॉर तो पढ़ा नहीं। अब आपने कहा जी अब तो ये कैसे होगा, मैसूर वॉर आ गया, और आपने यहीं अपना मतलब वो छोड़ दिया। अगर आप लॉजिक थोड़ी सा एक सेकंड सोचेंगे, इन तीनों का अगर आप को मिला पाते हैं आप, तो चौथा अपने आप हल हो जाएगा। तो इसी तरह का धैर्य रख के क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है आपको। पहले ही डर के अपने शस्त्र रख देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करते हैं आप, देखते हैं कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जब तीनों कार्नेटिक वॉर बताई थी। तो APP का पहली कार्नेटिक वॉर एक्सला-चैपल की ट्रीटी मिला दिया आपने। सेकेंड कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, देख रहे हैं नहीं है कहीं। थर्ड कार्नेटिक वॉर पेरिस, तो थर्ड कार्नेटिक वॉर को पेरिस से मिला दिया आपने। अब सेकेंड कार्नेटिक वॉर मैंने बताया अभी आपसे, दोनों के बीच में समझौता हुआ था, लेकिन एक युद्ध वो जीते, एक युद्ध ये जीते, तो इनके बीच में एक मतलब समझौता हुआ कि ठीक है चलिए आप अपना जो जीते थे वो रख लीजिए, जो मैं जीता था मैं वो रख लेता हूँ। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर का क्या रहा कि इनकन्क्लूसिव रहा, इसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला। और उसके बाद है मैसूर वॉर। मैसूर के युद्ध में अब एक ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, अंग्रेज हारे, दो से मिला दिया और आपके सारा क्वेश्चन आपका हल हो गया। फर्स्ट मैसूर वॉर जब आप पढ़ेंगे तो हैदर अली अंग्रेज़ों के बीच में है, अंग्रेज हारे थे, ये आगे कहानी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये है कि हम आज जैसे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जिन्हें आपने पहले नहीं किया है या जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं कभी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है आपको, जैसे पहली बार जब इनकाउंटर करते हैं आप, तो ये एक लाइन वाला क्वेश्चन नहीं है, हम देखते ही डर जाते हैं, अरे ये तो ऐसा क्वेश्चन आ गया। लेकिन अब जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप तो देखें अरे ये तो बहुत, अगर बस इसे पढ़ने भर की देरी थी। ठीक है, तो देखते हैं हम, विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट जब भी आप पढ़िए उसे नेगेटिव चीज़ के लिए खोजिए, कहीं ना लिखा है क्या। जैसे बड़े क्वेश्चंस में जनरली, अब इसमें पढ़ा आपने, इसमें ना लिखा है, बाकी क्वेश्चंस में जितना भी आपने पढ़ा है किसी में ना नहीं लिखा, लिस्ट मिला नहीं है, नो देखना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि अगर आपने नो मान लीजिए नहीं पढ़ा और क्या किया कि आपने फिर नो नहीं पढ़ा, गलती से आपने पढ़ा कि हाँ यूरोपियन पावर में से ये कौन सा स्टेटमेंट सही है, डच ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया मछलीपट्टनम। आपको पता है जो पहला ही ऑप्शन देखते ही आपने पढ़ा हाँ सही है, बस यही है, पढ़ा और ये हो गया क्वेश्चन गलत। खाली कितनी गलती आपने, नॉट नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से नॉट के लिए ही पढ़िए हर क्वेश्चन को, उसमें नॉट नहीं है तब उसे पॉजिटिव कनोटेशन के साथ सॉल्व करिए। ठीक है, तो आप इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो डचों ने पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली थी, हाँ। दूसरा आर्कट के 1752 में हुआ था, हाँ। ऐसे ही तीसरा ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 में हुई थी, हाँ। चौथा पुर्तगालियों ने गोवा कब कैप्चर किया था, इसमें लिखा है 1499, आपको पता है 1510। मान लीजिए ना भी पता होता, 1510 मान लीजिए एक बार के लिए आपको नहीं पता है, और आप दी जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा आया, आते ही अगले ही साल तो वो क्या कहते हैं वो ट्रेजर था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा कि वो यहाँ आके राज्य विस्तार करे, तो कैप्चर करना हो सकता है लंबी बात होगी, 98 की बात तो 99 की बात तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे हमें धैर्य रख के पूरा क्वेश्चन और सारे ऑप्शंस पढ़ने से भी कई बार क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो अभी तक आपने 10 क्वेश्चन देखे हैं, इन 10 क्वेश्चन के सल्यूशन देखे और कैसे हल किया जाता है देखिए। इसी क्रम में हम आगे भी जब हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और हमारा फोकस रहेगा कि हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ना कि ये 10 क्वेश्चन तो आप कहीं से भी मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक में, ज़रूरी है कि नहीं कैसे सॉल्व करना है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।